दुनिया के अंतिम छोर पर पाए जाने वाला एक ऐसा आइलैंड जहां अगर कोई गलती से चला जाता तो किसी अनजानी शक्ति के कारण वापस नहीं आ पाता। जैसे कि एक हेलीकॉप्टर वापस आ रही होती है, लेकिन आइलैंड के अंदर एक इनविजिबल दीवार थी जिससे टकराकर वो ब्लास्ट हो गई। कहानी की शुरुआत होती है एक हेलीकॉप्टर को दिखाते हुए जो लगातार एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। सभी सोल्जर्स को किसी टाइप का मिशन मिला होता है जो उन्हें यहाँ कंप्लीट करना था। तुरंत ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है और कई सारे सोल्जर्स उसमें से बाहर निकलते हैं। हर एक के पास अपने अपने वेपन्स मौजूद थे, जैसे कि ये कोई खतरनाक मिशन हो। फिलहाल तो सभी अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को जरा भी नहीं अंदाजा कि यहाँ क्या होने वाला है उनके साथ। हमें तो अब उस हेलीकॉप्टर का पायलट दिखाया गया जो साइड में जाकर हल्का हो रहा था। तभी अचानक उस पायलट को कुछ आवाज सुनाई दी झाड़ियों के अंदर से। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके साइड से गुजरा है, इसीलिए डर के मारे उस पायलट ने अपनी गन निकाल ली और सीधा उस जगह पर जाकर पॉइंट करने लगा। वो सच में काफी डर गया था, क्योंकि उसके मिलिट्री सोल्जर्स भी काफी दूर चले गए होते हैं। अब जैसे तैसे वो पायलट अपनी गन लेकर आगे बढ़ता ही है, तभी अचानक उसे जमीन पर एक और गन पड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन जब उसने वो दूसरी गन उठाई तब वो एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि वो गन सेम टू सेम उसके गन जैसे ही थी जो अभी उसके हाथ में। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस गन का सीरियल नंबर भी एकदम सेम था। सेम गन जो उसे अलोकेट की गई थी, वैसे ही दूसरी वाली कैसे पॉसिबल हो सकती है। अब पायलट इन चीजों में कुछ समझ पाता, इससे पहले कोई उसके पीछे आता है और तुरंत ही उसके सर पर हमला कर देता है। बेचारा पायलट काफी घायल होकर नीचे गिर जाता है। उस मोमेंट पर हमें उस दूसरे आदमी को दिखाया गया जिसने हमला किया था, और अनजानी तरीके से उसने भी वही कपड़े पहने थे जो अभी नीचे गिरे हुए पायलट ने पहने होते हैं। अब वो जो कोई भी इंसान था जिसने हमला किया, वो सीधा गन उठाकर हेलीकॉप्टर में बैठता है। उसने तुरंत ही हेलीकॉप्टर चालू किया और आसमान में उड़ने लगा। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही वो हेलीकॉप्टर एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है। वहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो जाता है। उसके अंदर मौजूद अनजान आदमी भी मारा गया। लेकिन इस आइलैंड पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि इनविजिबल दीवार बन गई है? कोई अनजानी चीजें यहाँ पर जरूर मौजूद हैं जो किसी को भी बाहर निकलने नहीं दे रही। अब इस बात को काफी समय बीत जाता है। हमें तो वहाँ शहर के अंदर एडिसन नाम की एक एक्स मिलिट्री सोल्जर दिखाई जा रही थी। फिलहाल तो एडिसन ट्रैवल करते हुए चेस नाम के एक आदमी के पास आती है। चेस बेचारा अपनी लाइफ से एकदम हार चुका था और उसे पैसों की जरूरत थी। बात ये होती है कि चेस भी पहले एक सोल्जर का काम करता था, लेकिन अपने मिशन में फेल होने के कारण उसे निकाल दिया गया। तो अब एडिसन चेस के पास आई है एक खतरनाक मिशन लेकर। एडिसन बताने लगी कि तुम्हें सिर्फ एक अनजान आइलैंड पर जाना है और वहाँ से एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिशियन की बेटी जिसका नाम स्टेसी है, उसे बचाकर यहाँ वापस लाना है। इसके बदले एडिसन उसे कई मिलियन डॉलर्स देने का वादा करती है। चेस ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे ये काम इजी लगने लगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ आइलैंड पर जाना है और उस लेडी को पकड़ कर लाना है। इसीलिए उसने ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ली और मिशन के लिए हाँ कर दिया। एडिसन ने भी चेस को इसीलिए चुना होता है क्योंकि उसका अब कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। एक तरीके से वो गवर्नमेंट के लिए मर चुका है, यानी कि एडिसन जरूर कुछ खतरनाक प्लान कर रही है। अब इसी तरीके से एडिसन अपनी टीम मेंबर्स जमा करने लगती है और अलग अलग लोगों के पास जाती है। फिलहाल तो वो लिन नाम के एक आदमी के पास आई जिसके पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी। उसने अब तक कई सारे मिलिट्री सोल्जर्स के मिशन कंप्लीट किए थे। यहाँ एडिसन ने जब उसे पूरी बात बताई उस आइलैंड के बारे में, तो लिन ऑब्वियसली इतने बड़े रिवॉर्ड को सुनकर मना ही नहीं कर पाया। उसने इस मिशन के लिए हाँ कर दिया था, यानी कि अब लिन भी टीम में शामिल हो चुका है। एडिसन इसी तरीके से कई दिन तक अपनी टीम बनाने लगी और आखिरकार वो सब एक प्राइवेट हवाई अड्डे की तरफ मिलते हैं। एडिसन ने अपनी टीम के अंदर टोटल 6 मेंबर्स को हायर किया था। उसके अंदर तो चेज और लिन के साथ साथ कोर्ट और टियागो नाम के 2 और आदमी थे। एडिसन तो अपने प्लान के बारे में उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे वो उस आइलैंड के बीचों बीच जाएंगे। वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 मिलिट्री बेसेस बनाए गए हैं हमारे ही सोल्जर्स द्वारा। तो एक टीम पहले वाले मिलिट्री बेस कैंप तक जाएगी और दूसरी टीम दूसरे वाले। फर्स्ट वाली टीम में तो चेस, लिन और एडिसन खुद होती है और बाकी बचे हुए कोर्ट और टियागो दूसरी तरफ जाएंगे। वो दोनों मेंबर्स भी इसी तरीके से मिलिट्री से निकाल दिए गए होते हैं। उन्हें ऐसे क्रिटिकल मिशन करने की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो अब सभी को प्लान पता चलने के बाद वो अपनी अपनी तैयारियां करने लगे। सभी लोगों के बीच में हमें टियागो दिखाया गया जो अपनी बेटी की फोटो देखकर काफी मिस कर रहा था। एक्चुअल बात ये थी कि टियागो जो मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था, उसकी जॉब चली गई और बहुत समय पहले उसकी वाइफ भी मर चुकी थी। सिर्फ उसकी बेटी होती है और बाद में पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर है। उसके इलाज के लिए जो पैसों की जरूरत थी वो टियागो के पास नहीं होती। इन्हीं रीजंस की वजह से जब टियागो को इतना क्रिटिकल मिशन मिला तो उसने पैसों के लिए ये हाँ कर दी। इन चीजों से एटलीस्ट वो अपनी बेटी का इलाज तो कर पाएगा।
एडिसन तो पास आकर टियागो को सांत्वना देती है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने बारे में कुछ पता करते हैं। अचानक अब चेस को ये रियलाइज होने लगा कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के सभी अपने जॉब से निकाले गए हैं और उनके जिंदगी में उनका कोई फैमिली मेंबर्स बचा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें ये काम दिया है वो जानबूझकर ऐसे लोगों को चूज कर रही है जिनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ना हो। खैर ये सारी चीजें वो सब एक कोइंसिडेंस समझकर भूल जाते हैं। उन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन दिखाई दे रहे थे, तो इसीलिए वो अपना मिशन जल्दी खत्म करना चाहते हैं। सारे सामान अच्छे से इकट्ठा करने के बाद आखिरकार वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं उस आइलैंड की तरफ जाने के लिए। उन्हें कई घंटों का समय लगने वाला था, इसीलिए वो पेशेंस रखकर आगे बढ़ते रहे। पता नहीं उनके साथ आइलैंड पर क्या होगा, लेकिन हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अब यहाँ कई देर तक वो हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ते ही रहे और आखिरकार उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो आइलैंड तो काफी अजीब पोजीशन पर था, जैसे कि आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद हो, ना तो उसके आसपास कोई दूसरा आइलैंड दिखाई देता है। फिलहाल तो वो सभी उसी जगह पर लैंड करते हैं और अपने बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग वो 2 टीम में बट जाते हैं। एडिसन ने तो लास्ट मोमेंट पर टीम के अंदर कुछ चेंजेस किए थे कंडीशन को देखकर, यानी वो सोल्जर्स एक दूसरे की टीम में शफल हो गए हैं। पहली वाली टीम में तो एडिसन, चेज और शॉन नाम का एक आदमी था। उन तीनों के पास कई सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो इस कंडीशन में ऑब्वियसली रिसर्च के काम में आएंगे। फिलहाल तो उनका टारगेट था सोल्जर्स का वो मिलिट्री बेस कैंप। अब जैसे ही वो अपने कदम बढ़ाना स्टार्ट ही करते हैं तभी नीचे देखकर वो सब डर गए, क्योंकि वहाँ किसी आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो पूरी तरीके से खा ली गई हो। उसका चेहरा पूरा खराब हो चुका था, जैसे किसी ने काटा हो। अब ऐसी चीजें कौन कर सकता है उन्हें नहीं समझता। एडिसन और चेस तो यही सोचने लगे कि जरूर ये किसी जंगली जानवर का काम होगा। उन्होंने जो डायरेक्शन फाइनल की थी आगे बढ़ने के लिए, अब वो पूरी तरीके से एक मेज बन चुकी होती है, यानी एक तरीके से वो गुम हो चुके हैं और उस बेस कैंप तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन शॉन नाम का वो दूसरा आदमी सारी चीजें नोट करता है अपनी किताब में। वो सब जहाँ भी जा रहे थे शॉन उसका टेंटेटिव मैप बना देता है ताकि बाहर निकलने में आसानी हो, और वो उन चीजों को भी मेंशन करता था जिस पर उसे शक होता है। एडिसन और चेस को तो ये चीजें काफी प्रोफेशनल लगती हैं। अब जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एडिसन अपनी दूसरी टीम से कांटेक्ट कर रही थी, यानी कि लिन कोट और टियागो से। वो लोग भी लगातार उस दूसरे बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे थे अपने मिशन के दौरान। अब यहाँ लिन जब ट्रेवल करते हुए एक रस्सी के पास पहुँचता है जो कि पेड़ों के बीच में बांधी गई थी, तो वो कुछ सोच में पड़ गया कि शायद इसे उसने पहले भी कभी देखा है, यानी इस रस्सी को उसने खुद बांधा था। लेकिन लिन के बाकी साथी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इस आइलैंड पर तो पहली बार आए हैं। लिन भी इन चीजों को छोड़ देता है और अपनी पहली वाली टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पता चल रहा था कि उनके रेडियो सिग्नल्स कनेक्ट ही नहीं हो रहे। वहाँ एडिसन भी काफी ज्यादा कोशिश करती है सिग्नल मैच करने की, लेकिन डिस्टर्बेंस इतने ज्यादा थे कि कनेक्शन हो ही नहीं पाता। एडिसन की टीम इसीलिए चौंकते जा रही थी क्योंकि वो जिस जगह पर भी जाते उन्हें लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती, और जो भी लोग मरे होते हैं उनका चेहरा बुरी तरीके से खराब कर दिया गया होता है, यानी यहाँ कोई तो है जो चोरी छुप के हमला कर रहा है। एडिसन और उसकी टीम रास्ते भर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का ट्राई करते रहती है, और अब वो सब तो ट्रैवल करते हुए एक टेंट के पास पहुंच गए। टेंट के अंदर घुसने के बाद वहां पर भी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एडिसन अपने कुछ डिवाइसेस को निकालती है ताकि वो रेडियो सिग्नल्स एकदम क्लियर कर सके, पर फिर भी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब अचानक शॉन नाम का एक आदमी उस डेड बॉडी से एक घड़ी निकालता है। वो घड़ी जब उसने पहन ली तो वो एकदम दंग रह गया, क्योंकि उस डेड बॉडी के हाथ से निकाली गई घड़ी सेम टू सेम उसके पास होती है। उसकी भी सेम ब्रांड थी, और जिस तरीके से उसके ऊपर खरोच आई होती है वैसे ही उसकी घड़ी पर भी थी। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, वो अपने बाकी दोस्तों को बताता है, लेकिन चेज ने ये कहकर भूल जाने के लिए कहा कि ये कोइंसिडेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं। शॉन नाम का ये मेंबर काफी डर गया था क्योंकि कोई भी चीजें ठीक तरीके से नहीं हो रही। ये जो डेड बॉडी पड़ी होती है उसका चेहरा खराब था, यानी उसे पहचाना नहीं जा सकता। अब हमें यहाँ पता चला कि दोनों टीम जिस हेलीकॉप्टर से आई थी उसका एक पायलट भी था, और उन्होंने अपने पायलट को हेलीकॉप्टर में ही रहने के लिए कहा होता है। और इस मोमेंट पर हमें पता चला कि ये वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी कि वो पायलट हेलीकॉप्टर में है और अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उसने उसी टाइप से गन देखी जो एकदम सेम टू सेम थी, और अगले ही मोमेंट में उसी तरीके से एक अनजान आदमी ने उस पर हमला कर दिया। क्लोजअप में दिखाया जा रहा था कि उसके चेहरे पर भी काफी नाखून के निशान थे, यानी वो किसी भी तरीके से इंसान तो नहीं लग रहा था। शायद कोई अनजान शक्ति उसे कंट्रोल कर रही है और ये करने पर मजबूर करती है। वो अनजान आदमी सीधा हेलीकॉप्टर उठाता है और वैसे ही उड़ जाता है, पर अगले ही मोमेंट में एक इनविजिबल दीवार उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सारी चीजें वो दोनों टीम आसमान की तरफ देख रही थी और उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहा था। वो नहीं जान पा रहे थे कि ये धमाका कैसे हुआ और उनका पायलट उनके आए बिना वापस कैसे जाने की कोशिश कर सकता है। यानी अब शुरू होने वाला था एक ऐसा खेल जिसमें वो सब फंस चुके हैं।
अब यहाँ अचानक चेस को झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो अपनी टीम के साथ गन लेकर वहाँ पहुँच गया। उन्हें लगा वहाँ पर जरूर कोई खतरनाक जानवर हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि उस जगह पर एक आदमी मौजूद है जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा था। वो अपने हाथ ऊपर करके सिर्फ इतना कहता है कि वो अपनी टीम के साथ यहाँ आया था, उन्हें तो कुछ रिसर्च करने थे इस आइलैंड पर अचानक हमारे सारे लोग मारे जाने लगे और कोई अनजान सी चीज हम पर हमला करने लगी। वो जब तक समझ पाते तब तक आधे से ज्यादा रिसर्चर्स मारे जा चुके थे। इनफैक्ट अब तो वो डॉक्टर कहने लगा कि शायद पूरी टीम में से मैं ही जिंदा बचा हूँ। पर एडिसन नहीं समझ पाती कि अगर कोई रिसर्च टीम यहाँ पर आई होगी तो उसे इस बारे में इन्फॉर्म जरूर किया गया होगा। वो डॉक्टर सच में काफी घबराया हुआ था। तब जाकर एडिसन उसे स्टेसी नाम की एक लेडी के बारे में पूछती है। स्टेसी का नाम सुनने के बाद वो डॉक्टर एकदम शांत हो गया और उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। सभी लोग एकदम सतर्क होकर अपने हथियार लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। डॉक्टर तो उन्हें थोड़ा ट्रेवल कराते हुए एक शांत वाले एरिया पर लेकर आए और नीचे की तरफ सभी ये चीज देखकर दंग रह जाते हैं कि एक लेडी मरी पड़ी हुई है। उसके आईडी कार्ड को देखा गया तो उसका नाम स्टेसी था, यानी इसी लेडी को वो बचाने आए थे जो शायद अब मर चुकी है। उसका आधा चेहरा वैसे ही खराब हो चुका था जैसे बाकी लोगों का होता है, लेकिन फिर भी स्टेसी अपने बचे हुए चेहरे से पहचानी जा सकती थी। ये देखने के बाद हर एक मेंबर का मोरल डाउन हो गया क्योंकि स्टेसी को बचाने के लिए ही वो इस मिशन पर आए थे। चेज और शॉन तो एडिसन की तरफ देखने लगे और ये पूछते हैं कि हमें अभी भी मिशन की रकम मिलेगी भी कि नहीं। एडिसन काफी सोच में पड़ गई और तब जाकर वो कहती है कि हमें स्टेसी की डेड बॉडी लेकर जानी होगी, इससे एटलीस्ट हम शो कर पाएंगे कि हमने अपनी पूरी कोशिश की उसे बचाने की। यानी उस समय ये सभी लालची हो चुके थे और सिर्फ अपनी रकम के बारे में सोचते हैं, पर उन्हें रकम तब मिलेगी जब वो इस आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे। अभी तो उन लोगों ने कुछ सच्चाई देखी ही नहीं है। अब उस जगह पर काफी रात हो चुकी थी, इसलिए एडिसन और उसकी टीम ने वहीं पर अपना कैंप लगाकर रुकने का डिसाइड किया। अभी तक उन लोगों को हेलीकॉप्टर के बारे में पता नहीं चला होता और एडिसन और उसके साथी यही सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर वो चले जाएंगे यहाँ से। वो अनजान सा डॉक्टर भी उनके साथ मिल चुका था और कई सारी उनसे बातें करता है। एटलीस्ट उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उनके साथ सेफ फील करता है। उन सोल्जर्स के पास हथियार थे जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। धीरे धीरे वो डॉक्टर के बारे में भी जानने लगे थे कि वो एक विशेषज्ञ था जो एक खास रिसर्च करने के लिए यहाँ अपनी टीम के साथ आया होता है, लेकिन वो जो चीजें बता रहा था उस पर बाकी सब ज्यादा भरोसा नहीं करते। अब अचानक डॉक्टर की नजर शॉन द्वारा लिखी गई उस डायरी पर जाती है और वो उसे देखकर एकदम चौंक गया। वो कहने लगा कि ऐसी ही सेम डायरी और ऐसी ही सेम लिखावट मैंने पहले भी देखी है। डॉक्टर तुरंत ही अपने बैग के पास भागते हुए गया और वहाँ से वैसी ही किताब लेकर आया जैसा कि शॉन के पास होती है। इनफैक्ट जब दोनों ही किताबों को ओपन किया गया तो जो हैंड राइटिंग थी वो सेम टू सेम शॉन की ही होती है। शॉन भी एकदम दंग रह जाता है क्योंकि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वो पहली बार इस आइलैंड पर आया है तो वैसी ही सेम किताब वो कैसे लिख सकता है। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि जो किताब डॉक्टर के पास थी उसके अंदर आने वाले दिनों की भी बातें लिखी गई होती हैं, यानी फ्यूचर की चीजें जिसमें अभी तक वो गए ही नहीं। ये सारी चीजें एडिसन, चेज और शॉन के समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो इतने सारे लोग मारे जा चुके थे इस आइलैंड पर और अब ये वियर्ड चीजें। अब तो डॉक्टर द्वारा कही गई बातों पर भी उन्हें भरोसा करने पर वो मजबूर हो जा रहे थे। यानी इस आइलैंड पर कुछ तो ऐसा है जो फ्यूचर से कनेक्टेड है। अब हमें उस दूसरे ग्रुप को दिखाया जाता है जिसके अंदर लिन, कोट और टियागो मौजूद थे। उन्होंने भी रात के समय एक जगह रुकने का इंतजाम कर लिया था और आग जला ली थी। उन तीनों को भी ये नहीं समझता कि कुछ समय पहले जो धमाके की आवाज आई थी वो आखिरकार किस चीज की होती है। लेकिन अगले ही मोमेंट में उन झाड़ियों में से हलचल होने लगी जैसे कोई वहाँ पर मौजूद है। तीनों एकदम सतर्क हो गए अपनी बंदूकें लेकर। लिन, कोट और टियागो अलग अलग जगह पर जाकर उस चीज को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चला कि एक अजीब सा आदमी जिसकी बॉडी पर खून लगा हुआ था वो टियागो का पैर पकड़कर उसे खींचने लगता है। लिन तुरंत ही अपने उस साथी की मदद करने के लिए चला गया। उसके पास बंदूक थी और जब वो उसके पर पॉइंट कर रहा था तो वो अजीब सा आदमी डरता ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि उससे गन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उसने सबसे पहले टियागो को काफी घायल कर दिया, लेकिन लिन उसके ऊपर गोलियां चलाते रहता है। इससे वो अनजान सा और खतरनाक आदमी थोड़ा सा दूर हो गया। पर अब दूसरी तरफ हमें कोट को दिखाया गया जो एकदम अकेला था। अचानक उसके पीछे से फिर दूसरा आदमी आ जाता है जो पहले वाले से तो बड़ा था। वो इतना तेज गुर्रा रहा होता है कि उसने तुरंत ही कोट को पकड़ा और काफी मारने लगा। एक और बात ये गौर करने वाली थी कि जो चीजें कोट ने पहनी होती हैं वही सेम वो आदमी भी पहना हुआ था, यानी कि कैप से लेकर पैंट तक सारी चीजें सेम थी। लेकिन वो कोई म्यूटेटेड इंसान लग रहा था जो शायद अब कोट को मारने वाला है। कोट अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन अगले मोमेंट में उस खतरनाक आदमी ने उसे मार दिया। बेचारा कोट भरी जवानी में खत्म हो जाता है। बाकी दोनों मेंबर्स भी अपनी जान बचाकर जैसे तैसे छुप रहे थे, यानी मौत का ये सिलसिला अब चालू हो चुका है।
पर अगर ऐसी सिचुएशन कभी हमारे सामने आ जाए जहां हम पर अटैक करने के लिए हमसे भी बड़ा एक आदमी आ रहा है, वो किसी तरीके से इंसान नहीं लग रहा, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी आ चुका है, तो आखिर खतरनाक आदमी के उस अटैक से बचने का तरीका क्या होगा? यूजुअली कोई भी ऐसे खतरनाक इंसान को देखकर डर ही जाएगा, लेकिन जो जितना बड़ा होता है उसे गिराना उतना ही इजी होता है। उस अजीब से इंसान की बॉडी पर हम हमला नहीं कर सकते तो पैरों पर हमला करना चाहिए। अगर वो एक बार नीचे गिर गया तब हम उसे मल्टीपल वार कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली टेक्निक होगी कि हम उसके पैर पर हमला करें। अगर वो आदमी नीचे गिर जाता है तो सबसे अच्छा वे होता है उसके मुंह और आंख पर मिट्टी डाल देना, जिससे ऑब्वियसली वो अच्छे से देख नहीं पाएगा और आपको उससे मारने या फिर भागने का मौका मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर वो अटैक करने के लिए आता है तो याद रखे, ज़ॉम्बी और अजीब सी लोगों का मेन कमजोरी उसका दिमाग या फिर गला होता है। अगर हम दोनों में से किसी भी जगह पर जोर से मारे तो शायद वो मर सकता था, बाकी बॉडी पार्ट्स पर अटैक करने का कोई फायदा ही नहीं है। और सबसे वर्स्ट कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि हम पेड़ों के ऊपर चढ़ जाएं। ये बहुत सारी कंडीशंस में देखा गया है कि ज़ॉम्बीज और कई सारे जानवर ज्यादा पेड़ की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। तो अगर ये सारी चीजें कोर्ट ने अप्लाई की होती तो शायद वो बच सकता था। अब यहाँ दूसरी तरफ एडिसन और उसके सभी साथी उस किताब को लेकर परेशान थे। वो डॉक्टर द्वारा लाई गई उस किताब को पढ़ने लगते हैं जिसमें आगे आने वाले दिनों के बारे में लिखा था। पढ़ने पर उसमें साफ लिखा गया था कि अगले दिन स्टेसी नाम की वो लेडी जो मर चुकी थी वो अपने आप ही जिंदा हो जाएगी। उसके बॉडी पर जितने भी घाव लगे होंगे सब ठीक हो जाएंगे। एडिसन, चेस और शॉन को तो ये एकदम झूठी बात लगती है, क्योंकि कोई मर कर वापस जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो तीनों अगले दिन बाहर निकल रहे थे तो उन्हें स्टेसी जिंदा दिखाई दी। उसके चेहरे पर जितने भी चोट लगे हुए थे सब ठीक हो गए थे। यानी किताब में लिखी गई सारी बातें एकदम सच हैं। कोई तो एक ऐसी एक्सट्रीम ताकत है जो यहाँ पर ये अनजान चीजें कर रही है। वहाँ दूसरी तरफ लिन और टियागो जैसे तैसे ट्रेवल करते हुए एक टेंट के पास पहुँचते हैं। ये वही मिलिट्री बेस था जहाँ पर उन्हें पहुँचना होता है। दोनों बहुत ही सावधानी से जैसे ही अंदर घुसे तो आसपास कोई भी नहीं था। वो जगह पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी। डेस्क पर तो एक वॉकी टॉकी रखा हुआ था, इसीलिए वो उससे कनेक्ट करने लगे एडिसन वाली टीम को। लकीली वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और दूसरी तरफ से एडिसन भी बातचीत करने लगी। लिन और टियागो एडिसन को सब कुछ बताते हैं कि उनके साथ कैसी खतरनाक चीजें हुई और इस आइलैंड पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें मारने के पीछे पड़े हैं। उनका चेहरा इतना खतरनाक है कि वो किसी ज़ॉम्बी जैसे दिखते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बुरी खबर बताई कि उनका दोस्त कोट मारा गया है उन्हीं इंसानों के हाथों। एडिसन भी उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताती है कि कैसे उन्हें किताब मिली है जो सेम टू सेम शॉन के पास मौजूद थी और उसके हिसाब से स्टेसी तो मर चुकी थी, लेकिन अगले दिन जाकर वो जिंदा हो जाती है। ये जो अनजान चीजें यहाँ पर हो रही हैं उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था। अब स्टेसी के पास शॉन आकर उससे बातचीत करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टेसी काफी डरी हुई है। शॉन ने पूछना स्टार्ट किया कि यहाँ बाकी लोगों के साथ क्या हुआ और तुम कैसे जिंदा हो गई। स्टेसी साफ कहती है कि वो अपनी टीम के साथ यहाँ रिसर्च के लिए आई थी, लेकिन उनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया और तब से ही इस आइलैंड पर उनके साथ कुछ अनजान चीजें हो रही हैं। कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और कई सारे साथियों को मार दिया। इनफैक्ट स्टेसी भी मर गई थी, लेकिन वो वापस कैसे जिंदा हो गई उसे समझता नहीं। यहाँ टेंट के अंदर और भी खतरनाक माहौल बन गया, क्योंकि उस डॉक्टर ने बुक पूरी तरीके से पढ़ ली थी। उसे सच्चाई पता चल गई कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और आने वाले समय में उनके साथ कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं। डॉक्टर जल्द से जल्द एडिसन के सारे टीम मेंबर्स को अपने पास बुलाता है वो सच्चाई बोलने के लिए। डॉक्टर के हिसाब से ये पूरी जगह एक ऐसे टाइम लूप में फंस गई है जहाँ पर समय बार बार रीस्टार्ट हो जाता है। उसने ये साफ नोटिस किया है कि यहाँ का समय और बाकी दुनिया का समय एकदम अलग है। एक्चुअल में इस जगह पर समय कुछ दिन पीछे चल रहा है और जब भी उसका टाइम पीरियड खत्म होता वो वापस से रीस्टार्ट हो जाता। ये चीजें सुनने पर बाकी सब कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन डॉक्टर को क्लियर था। उसके हिसाब से एडिसन और उसकी पूरी टीम जिस समय पर यहाँ आए थे उसके कुछ दिन बाद टाइम लूप रीस्टार्ट होने पर वो वापस से इस जगह पर आएंगे, यानी कि दूसरे समय के उनकी डुप्लीकेट। ये लूप बहुत समय से चल रहा है और अपनी ताकत से वहाँ के लोगों को अजीब तरीके का ज़ॉम्बी बना देता। डॉक्टर ने एक और शॉकिंग चीज बताई कि जो खतरनाक लोग तुम पर हमला कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि तुम सभी हो, अलग टाइमलाइन से। और अगर समय रीस्टार्ट होगा तो तुम्हारे नए टाइमलाइन वाले इस आइलैंड पर वापस आएंगे। एडिसन की पूरी टीम ये सच्चाई सुनकर काफी दंग रह गई थी, यानी ये आइलैंड ही एक लूप में फंस चुका है जो ये चीजें रिपीट करते जा रहा है। पता नहीं वो सब इससे बच पाएंगे भी कि नहीं। अचानक अब एडिसन और उसकी पूरी टीम को कई सारी अजीब आवाजें आने लगी। जब वो तुरंत ही बाहर की तरफ भागते हैं तो पता चला कई सारे ज़ॉम्बी जो उनके डुप्लीकेट्स थे वो वहां पहुंच चुके हैं उन्हें मारने के लिए। सेम ऐसा ही लिन और टियागो के साथ भी
भी हो रहा था और चारों तरफ से उनके डुप्लीकेट पास में आ रहे थे। अब यहाँ उन सभी के पास गन तो मौजूद थी, लेकिन अपने ही डुप्लीकेट को मारना उन्हें समझ नहीं रहा था। पर एडिसन चेस को बताती है कि वो तुम्हारा डुप्लीकेट नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है, इसीलिए उसके सर पर मारकर उन्हें खत्म करो। वो सब उन्हें मारने लगे और यहाँ तक कि लिन और टियागो भी उन्हें खत्म करते हैं। पर उनके गन में अब बुलेट्स इतनी कम हो चुकी थी कि आगे आने वाले खतरे से वो लड़ ही नहीं सकते। सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई कि स्टेसी जो एकदम नॉर्मल थी वो अचानक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगी। उसने अचानक ही पास ही खड़ी शॉन पर हमला कर दिया जो उस पर शूट करते जा रहा था। चेस को भी वहां आकर स्टेसी को मारने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था, पर बाद में पता चला कि स्टेसी ने शॉन को मार दिया है। जैसे तैसे दोनों ही टीम अपने आप को बचाती हैं और रात भर सरवाइव करती हैं। दूसरी तरफ लिन के पास जो रेडियो चल रहा था उससे वो कंपनी को रेस्क्यू टीम भेजने के लिए कहता है। वो बता रहा था कि हमारा हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन उसने ये बात झूठ कह दी कि स्टेसी अभी भी जिंदा है, क्योंकि अगर वो सच्चाई बता देगा तो वो रेस्क्यू टीम नहीं भेजेंगे। लेकिन एक सच्चाई तो उन्हें भी नहीं पता थी कि जिस प्राइवेट कंपनी ने उन्हें यहाँ पर भेजा है उन्हें एक्चुअल में सारी चीजों का नॉलेज है कि उस आइलैंड पर क्या हो रहा है। और स्टेसी नाम की उस बड़े पॉलिटिशियन की बेटी मर चुकी है, यानी उन्होंने जानबूझकर इतने सारे लोगों को चुना था ताकि वो इस एक्सपेरिमेंट का अंतिम छोर जान पाए। और अब जब कंपनी को ये क्लियर हो चुका है कि वो टाइम लूप कभी खत्म ही नहीं होने वाला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ये सारे इफेक्ट पूरी दुनिया में नहीं फैलने चाहिए। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो लिन और उसके दोस्तों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तुरंत ही लिन एडिसन और बाकी साथियों से कांटेक्ट करके सारी चीजें बताता है। ये भी कह दिया कि हमारे लिए रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली और हमें यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बाकी सब तो ब्लैंक लग रहे थे, लेकिन तभी लिन को कुछ विजन आया। वो तो अपने फ्यूचर वाले मोमेंट देख पा रहा था कि वो पानी में है और उसके साइड में एक नाव मौजूद है। वो उस लोकेशन को भी अच्छे से देख लेता है कि नाव कहाँ से मिलेगी, और अगर वो उसे ढूंढ ले तो यहाँ से पानी के रास्ते से निकल सकते हैं। उसने नाव की लोकेशन सभी लोगों से शेयर कर दी और कहा कि जो जल्दी वहाँ पर पहुंचे वो उसे लेकर पानी में चले जाए। एडिसन की टीम उस लोकेशन के काफी पास में थी, इसीलिए वो इस बात का इनिशिएटिव लेते हैं, यानी वो पहाड़ी वाले इलाके में ट्रेवल करने लगे उस नाव को लेने के लिए। लिन और टियागो तो फॉरेस्ट में अपने ही खतरनाक रूप से फाइट कर रहे थे और उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं। एक मर रहा था तो दूसरा आ जा रहा था। अचानक उनकी सारी गोलियां खत्म हो गई और उन्हें अपने ही रूप से हाथापाई करनी पड़ी। टियागो जब अपने ही डुप्लीकेट को मारने गया तो पता चला वो उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने तुरंत ही असली टियागो को पकड़कर नीचे फेंक दिया और बहुत ही बुरी तरीके से उसका सर तोड़ दिया था, यानी बेचारा टियागो वहीं पर मर गया। लिन ने उसके ज़ॉम्बी को मार तो दिया, लेकिन अब वो प्रॉमिस करता है कि वो टियागो की बेटी को ढूंढकर उसका इलाज कराएगा। अब लिन भी वहां से निकल पाता, इससे पहले पीछे उसका ही विकृत रूप आ जाता है। उस ज़ॉम्बी के हाथ में गन मौजूद थी जिसने सीधा पॉइंट कर दिया था लिन की तरफ। लिन तो एकदम बेबस था, उसे लगा कि अब उसका मरना तय है, लेकिन तभी पीछे से चेज आ जाता है। उसने ज़ॉम्बी को पहले खत्म किया और फिर लिन को अपने साथ लेकर जाने लगा। वो कहता है कि हमारी टीम शायद नाव के पास पहुंच चुकी होगी, तो हमें भी वहां पहुंचकर निकलना चाहिए इस आइलैंड से। हमें दिखाया गया कि कंपनी द्वारा डिसाइड किया गया टाइम खत्म हो चुका है और अब पूरे आइलैंड पर धमाके हो रहे हैं, यानी इस पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का काम चालू हो गया है। यहाँ एडिसन और डॉक्टर कैसे भी करके नाव के पास पहुंच गए थे और अब वो बाकियों का वेट करते रहते हैं ताकि वो आगे बढ़े। यहाँ फॉरेस्ट में ट्रेवल करते दौरान अचानक लिन का पैर एक जाल पर फंस गया। उसके बॉडी में एक नुकीली लकड़ी घुस जाती है और वो एकदम से घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था। धमाके होते जा रहे थे, इसीलिए चेस उसे चलने के लिए कहता है, लेकिन लिन को पता था कि वो बचने नहीं वाला, इसीलिए वो चेस को साफ कहता है कि तुम चले जाओ और अपनी जिंदगी बचाओ। लिन ने गन ले ली और वहीं पर रुके रहा। बेचारा चेस अब बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अब यहाँ नाव पर डॉक्टर एडिसन पर फोर्स कर रहा था कि हमें निकलना चाहिए, लेकिन एडिसन चेस के बिना नहीं जाने वाली थी। तब जाकर डॉक्टर ने एक टूल उठाया और एडिसन को मारकर बेहोश करके नाव लेकर जाने लगा। धमाके रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसी मोमेंट पर किनारे पे चेस आ गया। चेस ने बोट पर बंधी हुई रस्सी तो पकड़ ली थी, लेकिन जब एडिसन अपनी आंखें खोलती है तो वो देख पा रही थी कि डॉक्टर खुद चेंज होने लगा है ज़ॉम्बी के अंदर, यानी वो एक समय तक ही नॉर्मल था और अब उसकी आंखें और पूरे बॉडी के हाव भाव चेंज होने लगे थे। डॉक्टर तुरंत ही एडिसन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब लगता है कि कोई बचने नहीं वाला। लेकिन तभी आइलैंड पर से लिन जहाँ धमाके हो रहे थे वो गोली चला देता है जो सीधा डॉक्टर को आकर लगती है। वो वहीं पर मरकर पानी में गिर जाता है। आइलैंड भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, यानी बोट के ऊपर सिर्फ एडिसन और चेज ही मौजूद है। अब जैसे तैसे वो आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन वो आखिरकार उस दीवार के पास आ गए जहाँ से कोई निकल नहीं सकता। पर इतने धमाके हो रहे थे, इस वजह से वहाँ पर एक छोटा सा छेद बन गया। शायद वो टाइम लूप का एक डेड एंड होता है जहाँ से निकला जा सकता है बाहर। तो इसी मौके का फायदा उठाकर एडिसन और चेस कूद पड़ते हैं पानी में और उस जगह से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं।
आखिरकार वो इस खतरनाक जगह से बाहर निकल ही गए। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।